नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। आज हम बात कर रहे हैं, एक आदमी है जिसका नाम है बहरुल इस्लाम। गज़ब की किस्मत है इनकी, ये कभी भी कुछ बन जाते हैं। ये राज्यसभा मेंबर बने हैं, हाई कोर्ट के जज बने हैं और अचानक ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। फिर अचानक इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर अचानक ही ये फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए। तो इस तरह ये गज़ब की इनकी किस्मत रही है और बहुत ही बहुत ही काबिल आदमी रहे हैं ये। तो ये 1962 से 1972 के बीच ये राज्यसभा के मेंबर थे। फिर अचानक एक दिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद ये बन गए गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज। वहाँ पे ये रिटायर हो गए मार्च 1980 में ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद ये बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज। उसी साल दिसंबर में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब जब ये जज बन गए तो वहाँ पे बिहार के चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्र। उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का केस चल रहा था, तो उसका फ़ैसला इन्होंने ही दिया। उन्हीं के पक्ष में इन्होंने फ़ैसला दे दिया और फ़ैसला देने के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर ये दोबारा राज्यसभा के सदस्य हो गए। तो इस तरह और बाद में ये कांग्रेस की टिकट से चुनाव भी इन्होंने लड़ा। तो इतनी ज़बरदस्त इनकी काबिलियत थी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का काम ही नहीं चल रहा था इनके बिना। तो इनको राज्यसभा से इस्तीफ़ा दिला के वहाँ का जज बनाया गया ताकि गुवाहाटी हाई कोर्ट का काम चले। और ये काम किन के निर्देश से हुआ? इंदिरा गांधी जी ने इनसे इस्तीफ़ा दिलाया और इनको बोला कि आप हाई कोर्ट के जज हो जाइए। और वहाँ पे ये हाई कोर्ट के जज रहे और उसके बाद जब वहाँ से रिटायर हो गए, हाई कोर्ट के जज से ये रिटायर हो गए, उसके बाद फिर अचानक ये एक दिन पता चला ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और फिर अभी जो मैंने बताया वो हो गया। तो इस तरह से ये इन्होंने बुलंदियां सही, कभी हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं और कभी राज्यसभा के एमपी बन रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ रही है हर एक जगह। और कांग्रेस के से संबंध रखते थे ये, कांग्रेस के ही ये राज्यसभा मेंबर थे 1962 से 1972 तक। और उसके बाद जो मैंने बताया वो घटना हुई। अब इन्होंने अब ये कैसे हो जाता है? अब देखिए कि जिन लोगों ने मत दिया है, जो लोग वोट करते हैं, मत देते हैं और मत देने के बाद फिर उनके मतों का जो भजन है, वेट है, वो शायद इनको महसूस ही नहीं हुआ कांग्रेसियों को। इन्होंने अपने हिसाब से एक क्लोज निट सर्किट है और उसके लोगों को जो कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब भारत में इतने ऊंचे पद हासिल करने का एक और रास्ता भी है, वो है, और कांग्रेसियों को ये रास्ता पता है। वो रास्ता क्या पता है? कि नेहरू गांधी का जो ख़ानदान है उनके तलवे चाटो। तो तलवे चाट के ये महाशय भी इस बुलंदियों पे पहुंच गए और इन्होंने फिर जो काम किए होंगे वो हम सब जानते ही हैं। क्या काम किए होंगे? इन्होंने वही किया होगा जो जिनके तलवे ये चाटते थे। उन्होंने जो कहा, जिनका झोला ये उठाते थे, जिनकी हाँ में हाँ ये मिलाते थे। अब बाद में अब भाई इतनी ऊंची पदों पे रहने वाला व्यक्ति तो छोटा हो नहीं पाएगा। उसके घर में तो एक शानदार घर भी होगा और घर में एक अलमारी भी बनाई हुई होगी जिसमें शीशे की,
जिसमें से तमाम जो उसने इनाम जीते हुए हैं वो रखे होंगे। भाई बड़ी इज्जत है। अब ये इज्जत होती है इनकी, इस तरह से ये पहुंचते हैं और इस तरह से ये इन्होंने अपने अपनी और कितनी बार ये बने, हर बार इन्होंने कसम किसकी खाई? भारत के संविधान की। भारत के संविधान के प्रति मैं ईमानदार रहूँगा और संविधान के अनुसार काम करूँगा। और काम क्या किया? काम वो किया जो इनके आकाओं ने इनको कहा। तो ये तो एक मौकरी सी हो गई और मजाक बना के रख दिया। और कितने ही लोग हमारे देश के, और ये सब किसने करवाया? ये सब करवाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जेम्स मैनोर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी हुई है नेहरू टू 90s, उसमें इस चीज़ का जिक्र है। इस बारे में उस किताब में ये बताया गया है। अब हम अब इंडिया में तो इंदिरा गांधी को कभी तो दुर्गा और कभी पता नहीं क्या कहा जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी निभाई? क्या लोगों ने जो मत दिया उसकी क्या कुछ उसके प्रति जो दायित्व था वो निभाया? वो नहीं निभाया। और ऐसे ऐसे काम करके इस तरह से ये काम करते हैं। ये इस ढंग से काम करके इन्होंने डेमोक्रेसी ऐसे काम कर सकें, डेमोक्रेसी को ऐसे कानून नहीं दिए जिससे कि डेमोक्रेसी मजबूत हो और ये नेता लोग ठीक ढंग से काम कर सकें। अपनी मनमानी करने के लिए डेमोक्रेसी को कमज़ोर रखा और ऐसे कानून बनाए कि इनकी मनमानी चलती ही रहे। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि क्या हमारे देश के साथ कितनी बदमाशी हुई है और हमें इस तरफ काम करना चाहिए। अपना एक कर्तव्य है, एक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य है। एक तो बोलना और दूसरा जानना और तीसरा, जब भी हमारे पास अब नेता आए तो हमें तो अब नेता, कोई नेता हो और 4 आदमी बात कर रहे हो तो पहली बात क्या होती है? थोड़ा सी हंसी सी छूट जाती है और इतना मन में तो सबके रहता है, यार ये तो बंदा बड़ा ख़तरनाक होगा, ये पता नहीं क्या घुमा देगा। तो अभी हमको जब भी किसी नेता से हमारी मुलाकात हो या हमारे मोहल्ले आए तो हमें एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, भाई साहब अपने देश की डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। और एक तो पहले तो हमारे पास पॉइंट होने चाहिए कि हमारे देश की, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी मजबूत कैसे हो और उसमें आज़ादी किसको कितनी मिलनी चाहिए और काम के प्रति उसका जो काम है, जो संविधान में हर व्यक्ति का काम लिखा गया है, वो काम हो और हर व्यक्ति उसके अनुसार काम करे, चाहे वो किसी भी पद पे हो, पद के अनुसार और संविधान के अनुसार काम हो। ये इंश्योर करने वाली डेमोक्रेसी के लिए जो ऐसा चिंतन हम सबको करना चाहिए और जो भी हमारे पास आए, हमें अपने नेताओं को बोलना भी चाहिए, भाई इस नज़रिए से काम करिए, ये मन में रखते हुए काम करिए। और साथ में आप ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कर क्या रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो सकें कि किसी को भी उठा के, अरे उसने बंदे ने, बहरुल इस्लाम भाई साहब गजब की काबिलियत रखने वाले इंसान की, मुझे लगता है पता नहीं कितनी ज़रूरत पड़ गई थी सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिटायर हो गए हैं और उनको तो भी उनको खींच के लाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जज बना के बैठाया जा रहा है। तो और बाद में क्योंकि फ़ैसले करवाने हैं अपने हिसाब से कोर्टें चलानी है और जो शपथ ली है पद और गोपनीयता की, उसकी धज्जियाँ उड़ानी है और उड़ाई इन्होंने। तो हमारा जो दायित्व है उसका हम स्मरण रखें और नेताओं से ये सवाल पूछें कि आप हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या कर रहे हैं और कानून जो आप बना रहे हैं उससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है या ऐसा कोई चिंतन आपकी पार्टी में चल रहा है या गवर्नमेंट में रहते हुए जब आपकी बैठकें वगैरह होती हैं तो उसमें कोई चिंतन चल रहा है, तो उस चिंतन को प्रजा से, जनता को अवगत करवाइए। तो ये दोस्तों हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके ऊपर निरंतर बात होनी चाहिए। ये टॉपिक बेशक कितना भी बोरिंग ना हो, क्यों ना हो,
पर ये हमारे हित में है और हमारे देश के हित में है और हम सबके हित में है। तो ये जितना भी आप जो देख रहे हैं ना, देश में रोहिंग्या का आना या बांग्लादेशियों का आना, ये इसीलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेसी के पास वो पावर नहीं है। वो इनको डर नहीं लगता है। इनको पता है कुछ नहीं होने वाला। इनको पता है कुछ भी कर जाएंगे, कैसा भी हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं। तो ये छूट जाते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। पत्थर कहीं पे भी कोई मार सकता है। जब उसको पता हो कि पत्थर मारने से क्या होने वाला है, फिर वो हटेगा। लेकिन अभी क्योंकि पता है कुछ नहीं होने वाला, हम तो मार के आ जाएंगे, 2-4 का सर फोड़ के आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और हमें इस ओर काम करना है और अपने नेताओं से इसकी जिम्मेवारी मांगनी है कि भाई साहब हमें ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, और हमें स्वयं भी चिंतन करना है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन से कानून होने चाहिए। दोस्तों, इस बारे में मैं बातचीत करता रहूँगा और मेरे मन में जो आए कुछ अगर नई चीज़ें आती हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।